25 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक नई प्रजाति का उदय हुआ, महाकपि। उनमें से एक परिवार असाधारण क्षमताओं वाला था। वे हमारे सुदूर पूर्वज थे। विकास के माध्यम से उन्होंने नई, अधिक उन्नत प्रजातियों को जन्म दिया। फिर दूर दूर तक गए और शिकार, शक्ति, औजार, प्रेम और जल्द ही युद्ध का आविष्कार किया। उन्होंने विशाल जानवरों से प्रतिस्पर्धा की, ग्रह पर विजय प्राप्त की, हर जलवायु के अनुकूल ढल गए। वे हम, होमो सेपियंस, आधुनिक मनुष्य बन गए। हमारा वंश कहाँ और कब शुरू हुआ? हममें से सबसे पहले कौन था? वह कौन सा गुण है जो हमें मानव बनाता है? वह अंतर जो हमें अन्य जानवरों से अलग करता है। नवीनतम वैज्ञानिक खोजों की बदौलत हम समय की गहराइयों में एक यात्रा पर निकलने वाले हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमारे पूर्वजों में से किसने निर्णायक कदम उठाया और पहले मनुष्य को जन्म दिया। हमारी पारिवारिक कहानी 2.5 करोड़ साल पहले तीव्र ग्लोबल वार्मिंग के समय शुरू होती है। निकट पूर्व में विशाल तेथिस महासागर के विखंडित और बंद होने के साथ अफ्रीका से उत्तर की ओर आर्द्र वन फैल गए। हमारे दूर के पूर्वजों ने जंगल का अनुसरण किया और प्राचीन दुनिया को तेजी से आबाद किया। उन्होंने छत्र पर शासन किया। 100 अलग अलग प्रजातियां, गिगेंटोपिथेकस, रामापिथेकस और सिवापिथेकस यूरोप से लेकर आधुनिक चीन तक फैले हुए थे। यह वानरों के ग्रह का युग है। इन महान प्राइमेट में से कौन सा हमारा सामान्य पूर्वज है? भूमध्यसागरीय तट, 1.3 करोड़ साल पहले आधुनिक स्पेन में एक आर्द्र उष्णकटिबंधीय जंगल। यहाँ असाधारण क्षमताओं वाला एक प्राणी रहता है। यह कलाबाज पिएरोलापिथेकस है। प्राणी जगत ने ऐसा अद्भुत जीव पहले कभी नहीं देखा। यह महाकपि हमारे परिवार का मूल है, लेकिन कैसे? वह हमारा परदादा कैसे बना? हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। पिएरोला पेड़ों पर रहता है और मुख्यतः फल खाता है। वह शाखाओं पर चलने के लिए बहुत भारी है, इसलिए वह लटका रहता है। हालांकि कभी-कभी वह 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है। वह चल सकता है। आम धारणा के विपरीत, सीधा चलने की क्षमता जमीन पर नहीं, बल्कि शाखाओं पर विकसित हुई थी। द्विपादवाद मनुष्य का नहीं, बल्कि वानरों का आविष्कार था। यह पिएरोला एक युवा नर है। उसने कई दिन पहले अपने परिवार को छोड़ दिया था। अब उसे एक नए समूह द्वारा गोद लिए जाने के कारण एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ रहा है, और उसने अभी-अभी एक नए समूह की खोज की है। उसका भाग्य यहीं तय होगा। हालांकि प्रत्येक समूह का अपना क्षेत्र होता है और घुसपैठियों का शायद ही कभी स्वागत किया जाता है। एक युवा मादा और उसका शिशु। माताएं विशेष रूप से सतर्क रहती हैं। उनसे संपर्क करना आसान नहीं है। ऊपर एक बड़ी मादा है जिससे संपर्क करना बहुत आसान है। एक बड़ा नर, स्पष्ट रूप से एक प्रभावशाली अल्फा नर। वह शांत दिखता है, लेकिन उसके पास जाना बहुत खतरनाक है। स्वीकार किए जाने के लिए पहले उस पर ध्यान देना होगा। एक तनावपूर्ण क्षण। क्या युवा मादा ने उसकी गंध सूंघ ली है? वह अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत पिएरोला है। लगता है सब ठीक चल रहा है। अल्फा नर के साथ यह एक अलग कहानी है। वह उसे मार सकता था, लेकिन अभी के लिए यह केवल शारीरिक धमकी है। युवा नर का पहला प्रयास विफल हो जाता है, लेकिन उसकी मनोदशा एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया को जन्म देती है। हमारे पूर्वजों में एक नया गुण था जो पहले पशु जगत में अज्ञात था, कुछ ऐसा जो बहुत कम प्रजातियों में पाया जाता है: सहानुभूति। दूसरों की भावनाओं को समझना। और भी असाधारण रूप से वे दूसरों की भावनाओं, सहानुभूति से प्रभावित होते हैं। यह वृद्ध मादा के साथ हो रहा है।
वह युवा नर के दुख को महसूस करती है और इससे वह चिंतित हो जाती है। उसे कार्रवाई करनी होगी। वह उसके बारे में और जानना चाहती है। सहानुभूति एक शक्तिशाली शक्ति है। यही वह चीज है जो हमें आज समाज में जीने की ताकत देती है। उसे अजनबियों द्वारा गोद लेने की जरूरत क्यों है? यह पिएरोलास की सामाजिक संरचना से जुड़ा है। मादाएं कभी समूह नहीं छोड़ती, जबकि नर किशोरावस्था में ही समूह छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। बूढ़ी मादा के हावभाव का क्या मतलब है? क्या वह रुक पाएगा? अभी नहीं। युवा नर दूरी बनाए रखता है। उसे सोने की जरूरत है। ज्यादातर स्तनधारी कुछ ही मिनट सोते हैं, पिएरोलास नहीं। सोने के मामले में वे क्रांतिकारी हैं। पिएरोलास ने एक असाधारण आविष्कार किया है। वे पेड़ों की चोटी पर घोंसला बनाते हैं। हालांकि घोंसला बनाना सीखने में बहुत समय लगता है और सीखने का एकमात्र तरीका माँ से ही है। युवा नर हमेशा अपनी माँ के घोंसले में सोता था। उसे अभी भी अपना घोंसला बनाना नहीं आता। यहाँ ऊपर पिएरोलास शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं और उनकी पत्तियों की चटाई उन्हें गिरने से रोकती है। वे पूरी रात बिना किसी डर के सो सकते हैं। लंबी, तरोताजा करने वाली रातें। नींद के चमत्कार की बदौलत पिएरोलास अपनी मानसिक क्षमताओं में सुधार करते हैं। नींद हमारे दिमाग को सूचनाओं को छांटने का मौका देती है। दिन में प्राप्त सारी जानकारी उपयोगी नहीं होती। हमारा दिमाग कुछ जानकारी को कूड़ेदान में डाल देता है और जरूरी हिस्सों को अपनी याददाश्त में जमा कर लेता है। यह सब सोते समय अद्भुत है। पिएरोलास ने यह हमें विरासत में दिया है। इस आविष्कार के बिना हम कभी इंसान नहीं बन पाते। आज सुबह समूह जंगल में उतर आया है। युवा नर उनके पीछे पीछे गया। वह समूह से फिर से संपर्क करना चाहता है। पिएरोलास को फलों का मीठा स्वाद बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें दूसरी प्रजातियों की तुलना में एक फायदा है। उनके पेट हर तरह का खाना पचा सकते हैं। खैर, उनके पास अभी भी अपने पसंदीदा हैं। लीजिए, वे हैं। युवा नर ने अपनी पसंद कर ली है और अब वह बड़ी मादा के पास जाएगा। जंगल में मिलने वाले सभी तरह के खाद्य पदार्थों में से कुछ बेहद जहरीले होते हैं। वे कैसे जानते हैं कि क्या खाने योग्य है और क्या जहरीला? पिएरोलास के लिए इसका जवाब अनुभवों को साझा करना है। माँ अपने बच्चों को चुनना और छांटना सिखाती है। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। एक संस्कृति की शुरुआत। बड़ी महिला अपने नए संपर्क को नहीं छोड़ सकती। सभी पिएरोलो की तरह युवा नर भी उपहार देना जानता है। क्या वह उन्हें स्वीकार करेगी? यह एक अच्छा संकेत है। अब वह बातचीत शुरू कर सकता है। पिएरोलो की भाषा मुख्यतः संवारने संवारने की होती है। संवारने संवारने और दुलारने से शब्दों से कहीं ज्यादा कुछ पता चलता है। हालांकि समूह में मादाओं को छूने से अल्फा नर के नाराज होने का खतरा होता है। मादाएं अल्फा से युवा नर की रक्षा करती हैं। उनकी संख्या उन्हें और मजबूत बनाती है। अल्फा को पीछे हटना होगा। पिएरोलो में मादाओं के पास शक्ति है। युवा नर ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वह बूढ़ी मादा का प्रिय बन गया है। अब दुलारने की बारी मादा की है। इसका एक हिस्सा दुलार से ज्यादा लगता है। वह आखिर चाहती क्या है? युवा नर को आनंद का कोई अनुभव नहीं है। माहौल को सुकून देने के लिए पिएरोलो ने एक बिल्कुल नया व्यवहार ईजाद किया है, हंसना। यह विकास, जो झगड़ों को सुलझाता है, कोई मानवीय आविष्कार नहीं, बल्कि एक विरासत है। हमारे पूर्वज एक सांसारिक स्वर्ग में रहते थे। प्रचुर मात्रा में फल, हर जगह और हर मौसम में ताज़ा पानी उपलब्ध।
असली खतरा तो विशाल जंगल की जमीन पर विचरण करने वाले शिकारी हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पिएरोलास जंगल के संकेतों को पढ़ते हैं। उन्हें अपने पर्यावरण की गहरी समझ है। किसी चिड़िया की चीख उन्हें सचेत कर देती है। अलार्म बजता है। एक बाघ। हर खतरे के लिए उनकी एक अलग पुकार होती है। इसका मतलब है कि अलर्ट हट गया है। वे वापस नीचे जा सकते हैं। पिएरोलास महान वानरों के स्वर्ण युग में रहते हैं, लेकिन समृद्धि का यह दौर ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। बड़ा उथल-पुथल क्षितिज पर है। अफ्रीका यूरोप से टकराव की राह पर है। टेक्टोनिक गतिविधि जो जल्द ही पर्यावरण को नष्ट कर देगी। युवा नर समूह से बाहर रहता है। वह सतर्क है। अल्फा अभी भी खतरनाक है। पूरी तरह से गोद लिए जाने के लिए उसे अल्फा की सहमति की आवश्यकता है। वह शायद सबसे अच्छा घोंसला बनाने वाला न हो, लेकिन वह ऐसे समूह से आता है जो स्वादिष्ट छोटे कीड़ों को पकड़ना जानता है। एक अद्भुत तकनीक जो सुनहरी आंखों वाली मादा ने पहले कभी नहीं देखी। वह दीमक पकड़ने के लिए छड़ी का उपयोग करता है। दीमक से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ भी नहीं है। यह आविष्कार महत्वपूर्ण है। छड़ी पहला उपकरण है। हाथ का एक विस्तार जो हमें नए कार्य करने की अनुमति देता है। एक ऐसा विचार जो हमारे लिए अमूल्य होगा। वे समझ गए हैं। युवा नर अब समूह का मुख्य आकर्षण है। शिशु अपने लालच का शिकार है। वह अपनी माँ की शिक्षा भूल गया और उसे जहर दे दिया गया। एक ऐसी नियति जो बच्चों को अक्सर झेलनी पड़ती है। युवा नर इस जहर को पहचानता है। पिएरोलास को पहले से ही पौधों की उपचारात्मक शक्तियों का कुछ ज्ञान है। यह ज्ञान समूहों के बीच भिन्न होता है और उन्हें कुछ बीमारियों का इलाज करने में मदद करता है। ऐसा लगता है कि युवा नर को इस विषय में कुछ ज्ञान है जो समूह को नहीं है। इसके कई अलग अलग प्रकार हैं। पौधे जो फीता कृमियों को सुला देते हैं। छोटे छोटे कांटों से ढके पौधे जो सोते हुए कीड़ों को फंसा लेते हैं। पिएरोलास औषधि विशेषज्ञ थे। इस युवा नायक की कहानी गौण लग सकती है, लेकिन यह एक और ज्यादा प्रभावशाली कहानी कहती है ज्ञान के प्रसार की। जिन समाजों ने अपने युवाओं को छोड़ने के लिए मजबूर किया, उनमें यह गुण मौजूद होता है। युवा अपने समूह के ज्ञान के साथ चले जाते हैं और उसे दूसरे समूहों तक पहुंचाते हैं। युवा नर की बदौलत शिशु बच जाता है। युवा मादा ने अपना चुनाव कर लिया है। उसे समूह का हिस्सा बनना ही होगा। यह अल्फा के विरुद्ध उसकी इच्छा है। पिएरोला अल्फा नर मादाओं के दबाव। यह एक संकेत है। पृथ्वी गति कर रही है और जलवायु शीतलन का महान दौर निकट आ रहा है। हमारे पूर्वजों को इस जगह से बचने के लिए यहाँ से जाना पड़ा और इस प्रकार महाप्रलय शुरू होता है। अफ्रीका यूरोप के साथ टकराव की राह पर है। ग्रह की जलवायु नाटकीय रूप से बदल रही है। यूरोप के आर्द्र वन लुप्त हो रहे हैं। एशिया के बड़े हिस्से में भी यही हो रहा है, जहां चीन और जापान के जंगल बिखर रहे हैं। एशियाई महाकाय वानर दक्षिण एशिया की ओर पलायन करते हैं। वे गिब्बन और ओरंगुटान के पूर्वजों को जन्म देते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप ने अभी-अभी जिब्राल्टर जलद मरुमध्य को बंद किया है। अटलांटिक के पानी से कटकर भूमध्य सागर सूख जाता है और मृत सागर बन जाता है। पिएरोला और उनके रिश्तेदार सूखे भूमध्य सागर को पार करते हैं। वे अफ्रीका की ओर पलायन करते हैं, जहां जंगल फैल रहे हैं, खासकर सहारा के विशाल हरे भरे मैदानों में। पिएरोलास विकसित हुए और नई, अधिक आश्चर्यजनक क्षमताओं वाली एक नई प्रजाति बन गए। इस नए पूर्वज को सहेलंथ्रोपस या तौमाई कहा जाता था। दक्षिण की ओर हम 70 लाख साल बाद अपनी वंशावली के मार्ग पर फिर से जुड़ते हैं। तौमाई चाड झील के तट पर रहते थे।
वे संभवतः आधुनिक चिंपांजी के साथ हमारे समान पूर्वज थे। उनके आविष्कार उन्हें धरती की सबसे खतरनाक और बुद्धिमान प्रजातियों में से एक बना देंगे। उनके साथ मानवता की ओर उनका सफर तेज होता जा रहा है। तौमाई अब भी पेड़ों पर सोते हैं, लेकिन जमीन पर भी उन्हें बहुत कुछ करने को मिल गया है। भोजन की आपूर्ति कहीं ज्यादा विविध है, भले ही उसे पाना थोड़ा मुश्किल हो। उस युवा मादा का वंशज अब एक तौमाई है। उसका रूप बदल गया है, लेकिन उसने अपनी सुनहरी आंखें अपने डीएनए में सुरक्षित रखी हैं। उसके बेटे को अभी बहुत कुछ सीखना है। एक शिशु की शिक्षा में अब बहुत समय लगता है। उसे यह जानने के साथ साथ कि क्या खाना है, उसे कैसे खाना है, यह भी सीखना होगा। तौमाई अलग अलग खाने के लिए अलग अलग औजारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर औजार में महारत हासिल करने में घंटों अभ्यास लगता है। तौमाई प्रकृति के सभी उपहारों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। मादाओं में नरों की तुलना में ज्यादा व्यावहारिक प्रवृत्ति होती है। वे नई तकनीकों की कल्पना और आविष्कार करते हैं। तौमाई ने 2 पैरों पर चलने के इस अजीबोगरीब तरीके को भी बेहतर बनाया है। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि वस्तुओं को लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम होना। अल्फा के वंशज अभी भी समूह पर हावी हैं। हमारे पूर्वजों की सामाजिक संरचना में काफी बदलाव आए हैं। अब पुरुषों के पास शक्ति है, एक पदानुक्रम है और अल्फा जानता है कि इसका सम्मान किया जाना चाहिए। उसे अक्सर सभी को याद दिलाने की जरूरत महसूस होती है। आम तौर पर सबसे कमजोर लोग ही उसकी शक्ति का एहसास करते हैं। पुरुषों के प्रभुत्व वाला समाज प्रतिद्वंद्विता का एक अंतहीन सिलसिला होता है। अल्फा एक प्रकार का अतिप्रभुत्वशाली पुरुष होता है, जिसे हमेशा अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत महसूस होती है। क्या यह युवा अभी भी जीवित है? वह ठीक है, बस थोड़ा सा हिल गया है। अल्फा शीर्ष पर बने रहने के लिए सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं रहता। वह कई सहयोगियों के साथ दोस्ती बनाता है। वह एक पुरुष की प्रशंसा करता है, यह जानते हुए कि वह एक दिन खतरा बन सकता है। वह बड़ी महिला से मीठी मीठी बातें करता है। उसकी सद्भावना काम आ सकती है। गठबंधन, रणनीतियां, विश्वासघात, विजय और शक्ति। इस प्रकार के समाज ने एक नई गतिविधि को जन्म दिया है, राजनीति। नर अपना अधिकांश दिन योजना बनाने में बिताते हैं। अपने बच्चों को खिलाने और शिक्षित करने के तरीके ढूंढने का काम मादाओं पर छोड़ दिया गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मादाएं नरों की तुलना में अधिक साधन संपन्न हो गई हैं। अल्फा के लिए समूह पर शासन करने का अर्थ मादा तक पहुंच होना भी है। द्विपादवाद की समस्या यह है कि नर मादा के जननांगों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी रुचि है या नहीं? संभोग करने से पहले उसे अब मादा की इच्छा की जांच करनी होगी। उसकी रुचि नहीं है। तौमाई के नए क्षेत्र में पानी और उसमें मौजूद सारा भोजन शामिल है। हमारे पूर्वज अभी इस नए तत्व के अभ्यस्त हो रहे हैं और उन्हें प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति मिलेगी। हालांकि तौमाई का सबसे बड़ा आविष्कार वरीयता है। एक नर और एक मादा कुछ समय साथ बिताने के लिए समूह से दूर जाने का फैसला कर सकते हैं। इन 2 किशोरों के लिए यह पहली बार है। नर और मादा के बीच संबंधों में एक बड़ा कदम। पहले सिर्फ सूंघना होता था, फिर संभोग। यह बस 1 मिनट तक चलता था। अब वे साथ समय बिता सकते हैं और स्नेह के भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं। बड़े वानरों के दिल धड़कने लगते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रलोभन का महान खेल। वह उसकी निगाहें ढूंढती है। वह स्तब्ध है। वह उसे सूंघती है। उनमें इच्छा जागृत होती है। वे चुंबन करते हैं और आमने सामने संभोग का एक नया तरीका ईजाद करते हैं।
किसी ने ध्यान नहीं दिया कि शिशु किनारे से भटक गया है। बहुत देर हो चुकी है। नन्हे का कमजोर शरीर लंगड़ा और बेजान है। तौमाई समूह के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। एक सदस्य का जाना दिल दहला देने वाला होता है। जमीन पर जीवन के अपने फायदे हैं, लेकिन छतरी की तुलना में वहां शिकारी कहीं ज्यादा है। इसीलिए तौमाई अभी भी पेड़ों पर निर्भर है। हमारे पूर्वजों के मन में कुछ अजीब चल रहा है। युवा मादा को बेजान शरीर को पीछे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों? उसे क्या महसूस हो रहा है? आज सुबह कुछ हुआ। पहाड़ी के दूसरी ओर कई अनजान व्यक्ति देखे गए। समूह के 3 नर बहुत उत्साहित हैं। वहां बड़े अंजीर के पेड़ के नीचे तौमाई का एक और समूह। पहली बार उन्होंने उन्हें देखा है। 2 बेहद आकर्षक मादाएं। वे ज्यादा पके अंजीर खा रही थी और अब नशे में है। यह समूह जमीन पर सड़ रहे किण्वित फलों के लिए यहाँ आया है। अल्फा मादाओं को चाहता है। वह जो देखता है वही चाहता है, लेकिन वे दूसरे नरों की हैं और वह एक विशालकाय है। वह क्या कर सकता है? अल्फा के दिमाग में एक चालाक योजना बन रही है। एक ऐसा विचार जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। एक ऐसा विचार जो हमें धरती का सबसे खतरनाक शिकारी बना देगा। विचार है मारने का। अपनी ही प्रजाति को मारना। सोच समझकर और संगठित तरीके से मारना। दूसरों का सामान हड़पने के लिए मारना। तौमाई ने अभी अभी युद्ध का आविष्कार किया है। उन्होंने एक नया इलाका जीत लिया है और उसके साथ फलों से भरा एक पेड़ और कुछ मादाएं भी। युद्ध के अपने फायदे हैं। अब से अल्फा समूह इस जमीन पर कब्जा करेगा। युवती का अपने शिशु से अभी भी एक चिंताजनक रिश्ता है। वह वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर रही है, क्योंकि वास्तविकता असहनीय हो गई है। शिशु गतिहीन है, लेकिन उसका शरीर अभी भी वही है। वह क्या है जो हमारे अंदर रहता है और अचानक गायब हो जाता है? तौमाई मृत्यु की अवधारणा को समझने लगे हैं। जीवन का नुकसान, एक प्राणी का नुकसान। अब ऐसा नहीं है। आज हम जानते हैं कि हम इस ज्ञान को चिंपैंजी सहित कई अन्य प्रजातियों के साथ साझा करते हैं। समय बीतने के प्रति जागरूकता हमारे पारिवारिक इतिहास में एक बड़ी छलांग है। 5 लाख साल पहले अफ्रीका सूखने लगा था। सहारा के विशाल जंगल सिकुड़ गए और तौमाई के वंशजों पर दबाव पड़ा। वे कई परिवारों में विभाजित हो जाते हैं। कुछ चिंपांजी और गोरिल्ला की तरह विकसित हुए। उन्होंने द्विपादवाद त्याग दिया और 4 पैरों पर चलने का एक नया तरीका ईजाद किया। अन्य मनुष्यों की तरह विकसित हुए। वे पूरे अफ्रीका में, खासकर पूर्व में फैले हुए हैं। यहाँ हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विशाल परिवार मिलता है। 4 से 20 लाख साल पहले एक विशाल प्रवासी समूह था। अफारेंसिस, एबिल, अफ्रीकन्स, केन्याथ्रोपस, एनामेंसिस, गैरी। लगभग 20 लाख साल पहले दक्षिण अफ्रीका में एक नया चरित्र प्रकट हुआ। उसने हमारे इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। हमने उसका नाम सेडिबा रखा। क्या वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस है या पहला मानव? यह प्रश्न अभी तक हल नहीं हुआ है। सेडिबा अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में रहते थे। अफ्रीका के इस हिस्से में सूखे का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और यह हमारे पूर्वजों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अपना अधिकांश समय जमीन पर बिताने के बावजूद सेडिबा अभी भी पेड़ों पर निर्भर हैं। उस समय जमीन पर विचरण करने वाले आदमखोर जानवरों से एकमात्र सुरक्षा। वे कभी ज्यादा दूर नहीं भटकते। शुष्क मौसम अपने चरम पर है। पेड़ों पर अब कोई फल नहीं है। एकमात्र भोजन जमीन के नीचे है। जड़ों और कंदों को जमीन से ढूंढना और खोदना मुश्किल है
और उन्हें निगलने से पहले उन्हें खूब चबाना पड़ता है। हालांकि बस इतना ही है। इस कठोर भोजन को चबाने में घंटों लग जाते हैं। यह युवा नर अभी भी समूह का हिस्सा है, हालांकि उसकी कोई मादा नहीं है। मादाएं अब सबसे ताकतवर नरों के साथ एक हरम में रहती हैं। ये दोनों मादाएं अल्फा के हरम का हिस्सा हैं। जब बड़े शिकारी किसी शव को छोड़ देते हैं तो वह अल्फा और उसकी मादाओं के लिए ही पर्याप्त होता है। चूसने के लिए कुछ हड्डियां होती हैं, लेकिन केवल सबसे ताकतवर ही उन तक पहुंच पाते हैं। इसलिए मादाओं ने इस नई व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। कम शक्ति, ज्यादा सुरक्षा। सेडिबा ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। यह बूढ़ी मादा अब चबा नहीं सकती। वह सिर्फ अस्थि मज्जा ही निगल सकती है। अल्फा अपने बड़ों के साथ साझा नहीं करता। युवा नर के बिना बूढ़ी मादा पहले ही मर चुकी होती। उसका भोजन चबाकर वह उसे जीवित रखता है। सहानुभूति फिर से काम कर रही है। भोजन की यह अत्यधिक कमी हमारी प्रजाति को विलुप्ति की ओर धकेल रही है। अगर उन्हें कोई विकल्प नहीं मिला तो वे सभी मर जाएंगे। उन्हें अनुकूलन करना होगा। सौभाग्य से सेडिबा के पास एक अत्यधिक विकसित मस्तिष्क और कई उपकरण और तकनीकें हैं। उनमें से एक के मस्तिष्क के अंदर एक क्रांतिकारी विचार आकार ले रहा है। अगर मांस उनके पास नहीं आएगा तो उन्हें उसके पास जाना होगा। वहां अल्फा की मादा जोखिम उठाना चाहती है। युवा नर भी तैयार है। उनसे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया। अल्फा की इच्छा के विरुद्ध वे असंभव को संभव करने का प्रयास करेंगे। वे इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? उनमें से कोई भी पेड़ों से इतनी दूर कभी नहीं गया। मांस खाने की इच्छा सवाना के खतरों से ज्यादा है। जिन बहादुर लोगों ने यह बेपरवाह फैसला लिया, वे शायद यह नहीं जानते होंगे कि इसका हमारे सेडिबा उन हिस्सों को चुनते हैं जिनमें सबसे ज्यादा वसा होती है, जैसे कि मज्जा, अंतड़ियां, मस्तिष्क, जीभ और आंखें। दोनों खोजकर्ता वापस आ गए हैं। उनके हाथ लाजवाब खाने से लदे हैं। सबके लिए खाना। क्या ही कामयाबी! प्रजाति के भविष्य के लिए एक समाधान। हालांकि अल्फा इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मादा उसके हरम का हिस्सा है। उसने उसे धोखा दिया है। कभी-कभी मादाएं नरों की अदलाबदली कर लेती हैं। हालांकि उसके जैसा अधिकार जताने वाला अल्फा अपनी मादाओं में से किसी एक को भी नहीं खो सकता। यह उसकी शक्ति के लिए खतरा है। युवा नर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ शक्ति ही अधिकार है। वह उसे सबके सामने अपमानित करता है, सजा देता है और दूसरों से अलग थलग कर देता है। बूढ़ी मादा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वही एकमात्र है जो उसकी मदद कर सकती है। इस जीवन की कठोरता ने मादाओं का भला नहीं किया है। उन्होंने बड़े नरों के फायदे के लिए अपनी बहुत सी शक्ति खो दी है। मांस का पहला प्रभाव तुरंत होता है। यह जड़ों की तुलना में पचाने में आसान होता है और शरीर हल्का महसूस करता है। मांस से तंदुरुस्ती का एहसास होता है और नींद आती है। दूसरा प्रभाव लाखों साल लगेगा। पेट द्वारा कम ऊर्जा खपत का मतलब है मस्तिष्क के लिए अधिक ऊर्जा। इसके कारण हमारी मानसिक क्षमता में सुधार होगा और हमारा शरीर लंबा और पतला हो जाएगा। हालांकि शारीरिक बल अभी भी हावी है, लेकिन यह अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं होगा। एक नई पीढ़ी आ रही है जिसकी चतुराई निर्णायक लाभ साबित होगी। सेडिबा पहले भी जड़ों को तोड़ने और कुचलने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनके मन में एक नया विचार आया है। इस युवा नर के पास एक ऐसा विचार है जो उनके जीवन को बदल सकता है, शायद उनकी प्रजाति का भविष्य भी। अगर वह इन्हें पत्थर से आकार देता है। ये टुकड़े उस तरह की तरह तेज होते हैं।
इस तकनीक में महारत हासिल करने में हजारों साल लगेंगे। हमारे पूर्वजों का एक बड़ा फायदा यह है कि वे अपनी कल्पना शक्ति और उस भाषा पर भरोसा करते थे जिसे वे स्पष्ट रूप से बोलना शुरू कर रहे थे। वे किसी परियोजना की कल्पना करने, उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और भविष्य की जरूरतों का अनुमान लगाने में सक्षम थे। इस युवा नर ने समूह को शवों को ढूंढने और उन्हें वापस लाने का प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। वह अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उसके शब्द परित्यक्त भोजों की छवियां जगाते हैं। वह उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वह अपनी बातों से उन्हें जीत लेता है। अल्फा समझ जाता है कि उसका प्रभुत्व खतरे में है। उसकी शारीरिक शक्ति अब पर्याप्त नहीं रही, इसलिए वह युवा नर की बात मान लेता है। भरपूर भोजन का सपना उन्हें खतरनाक इलाके में ले जा रहा है। सेडिबा शिकार हैं। अपने पेड़ों के बिना वे असुरक्षित हैं, फिर भी वे अनजानी दुनिया में कदम रखते हैं। खाने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर वे एक ऐसे महाद्वीप का अन्वेषण करते हैं जहां बड़े मांसाहारी जानवर रहते हैं। सवाना के राजाओं द्वारा छोड़े गए शवों की तलाश में कौन सोचेगा कि इन मृतप्राय जानवरों का समूह जल्द ही इस ग्रह पर हावी हो जाएगा। जब कोई शव मिलता है तो सभी को अपनी बारी लेनी चाहिए। पहले शीर्ष शिकारियों की, फिर लकड़बग्घों की, गिद्धों की और बाकी की। सही समय पर वहां पहुंचना जरूरी है। अल्फा को अभी तक यह पता नहीं है। उनका पेड़, उन्हें अपना पेड़ कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। शायद यही वह क्षण है जब पूरी मानव जाति का भाग्य अधर में लटक जाता है। वे पेड़ की सुरक्षा में छिपकर भूख से मरने का जोखिम उठा सकते हैं, या फिर वे अज्ञात की ओर जा सकते हैं, जहां हमला होने का जोखिम तो है, लेकिन खाने का मौका भी है। उन्हें क्या करना चाहिए? युवा मादा को समझ नहीं आ रहा कि क्या चुने। सब कुछ उन्हें आश्रय ढूंढने के लिए कह रहा है। क्या पेड़ के पार कोई और जीवन है? समूह दो गुटों में बंट जाता है। कुछ युवा मादा का पीछा करते हैं, जबकि बाकी पेड़ की ओर वापस लौट जाते हैं। दरअसल कमजोर लोग ही सही चुनाव करेंगे। वे बेहतर जीवन के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। ताकतवर लोग अपने विशेषाधिकार कभी नहीं छोड़ना चाहते। जो लोग छोड़ते हैं वे अपनी कल्पना से निर्देशित होते हैं। खुली जगहें, भरपूर शिकार और सबके लिए भोजन। वे एक और दुनिया, एक बेहतर दुनिया का सपना देखते हैं। ऊपर पहाड़ों के पार, यहां तक कि बूढ़ी मादा भी उसकी लगभग खर्च हो चुकी ऊर्जा आशा से प्रेरित है। यह दुनिया सचमुच मौजूद है, धन-धान्य से भरी एक विशाल भूमि। अगर हम में से कुछ लोगों में यह अद्भुत साहस न होता तो आप आज यहाँ नहीं होते। जिन्होंने पेड़ों के पास रहने का विकल्प चुना है वे कुछ समय तक जीवित रहेंगे। उन्हें पैरांथ्रोपस या लगभग इंसान ही कहा जाएगा, लेकिन वे अगले जलवायु परिवर्तनों के अनुकूल नहीं बन पाएंगे। हमने सोचा था कि लूसी, सबसे प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मानवता की दादी थी। हम गलत थे। लूसी, दरअसल, इन्हीं लगभग इंसानों में से एक थी और उनके वंशज 10 लाख साल बाद विलुप्त हो गए। जो लोग सवाना छोड़कर चले गए, उन्होंने पेड़ों के जीवन से खुद को आजाद कर लिया और उन्हें जीने का एक नया तरीका ईजाद करना पड़ा। दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी उन्होंने कल्पना की थी। चारों ओर धन दौलत है, लेकिन उतने ही जाल भी हैं। हमारे आगे असीम अंतरिक्ष है और कोई भी हमारी प्रगति को नहीं रोक पाएगा। क्या इसी तरह मनुष्य स्वतंत्र हुआ? क्या इसी तरह हम सच्चे इंसान बने? कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन क्या अभी भी कुछ कमी है? सेडिबा के बाद एक नई प्रजाति उभरती है, एक बहुत ही गतिशील मनुष्य। हमारी कहानी का अगला पात्र एक अद्वितीय खोजकर्ता,
होमो इरेक्टस है। 5 लाख साल पहले 2 अमेरिका आपस में टकराए थे। इससे गल्फ स्ट्रीम का निर्माण हुआ। यह गर्म धारा मेक्सिको की खाड़ी से आर्कटिक की ओर बहती है और समुद्र में गिरती है और गर्मी को अपने साथ ले जाती है। ध्रुवीय हिमखंड का निर्माण हुआ, पृथ्वी ठंडी हुई और हिमयुग में प्रवेश किया। सहारा के हरे भरे मैदान सूख गए। 20 लाख साल पहले शाकाहारी जीवों की आबादी नए चरागाहों की तलाश में अफ्रीका छोड़कर चली गई। होमो इरेक्टस भी उनके पीछे पीछे आए। हमारे कुछ पूर्वज यूरोप चले गए तो कुछ एशिया। उन्होंने पहाड़ों और रेगिस्तानों, जंगलों और दलदलों को पार किया। उन्होंने अज्ञात में अकल्पनीय दूरियां तय की। अपने पूर्वजों से प्राप्त विजय की भावना से प्रेरित होकर वे सुदूर पूर्व की ओर चले गए। चीन का उत्तर, चीनी होमो इरेक्टस का घर। होमो इरेक्टस की शारीरिक रचना एक चैंपियन जैसी है। मैदानों का यह मानव दौड़ने के लिए ही पैदा हुआ है। एक सीधा शरीर जो अपनी लंबी टांगों से गतिमान और अपनी भुजाओं से संतुलित होता है। वह एक असाधारण आंतरिक शीतलन प्रणाली से सुसज्जित है। उसका शरीर छोटे बालों से ढका है, पसीने की ग्रंथियां हैं जो पसीना आने देती हैं, और उसके मस्तिष्क में एक रक्त शोधन प्रणाली है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। यह उसे किसी भी जीवित प्राणी की तुलना में सबसे अधिक सहनशक्ति प्रदान करता है। होमो इरेक्टस अब एक बड़े शिकार का शिकारी बन गया है। भेड़ियों की तरह वे अपने शिकार का लंबी दूरी तक पीछा करते हैं। वे धीमे होते हैं, लेकिन अपने शिकार से बहुत अधिक देर तक दौड़ सकते हैं। जब शिकार थक जाता है तो वे जाल बिछाते हैं। होमो इरेक्टस के लिए शक्ति केवल नरों के लिए आरक्षित नहीं है। नर और मादा के आकार का अंतर कम हो गया है। सबसे शक्तिशाली के शासन की जगह अब सबसे चतुर का नेतृत्व आ गया है। इस समूह में एक मादा प्रमुख है। उसकी पूर्वानुमान क्षमता, उसकी बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कौशल ने उसे उनका प्रमुख बना दिया है। अपने हथियारों और सामूहिक संगठन की बदौलत होमो इरेक्टस अब गिद्धों से प्रतिस्पर्धा करने वाले मैला ढोने वाले नहीं रहे, बल्कि शीर्ष शिकारियों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन वे अपने शिकार पर निर्भर हो गए हैं। वे जहां भी जाते हैं उन्हें उनका पीछा करना पड़ता है। वे खानाबदोश बन गए हैं, इसलिए वे अपनी यात्राओं में आश्रय बनाते हैं। उनके पूर्वजों ने पर्यावरण के साथ अनुकूलन किया। वे इसे बदल रहे हैं, शिविर लगाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। वे अपना पहला आश्रय स्थल बना रहे हैं, जो कभी कभी बाड़ों से घिरा होता है, ऐसे शिविर जो उन्हें अपनी रक्षा करने की अनुमति देते हैं। होमो इरेक्टस ने एक अधिक जटिल समाज का निर्माण किया है। समूह के प्रत्येक सदस्य की अब एक भूमिका है, अक्सर उनके विशेष कौशल के अनुसार। कुछ चट्टानों को आकार देने में कुशल हैं, अन्य मांस काटने में। सामाजिक कार्य खालों को रंगने या आश्रय बनाने के लिए दिखाई देते हैं। काम और कार्यों का वितरण अब मानव जीवन का हिस्सा बन गए हैं, जिसके साथ तमाम दबाव और संघर्ष जुड़े हैं। स्पष्ट रूप से कुछ लोग दूसरों से ज्यादा काम करते हैं। समूह के नेता को न्याय बनाए रखना चाहिए। दिन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह होता है जब भोजन बांटा जाता है। सबसे अच्छे टुकड़ों के साथ पहले कुछ परोसना। किसी ऐसे व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा देना जिसकी उसे जल्द ही जरूरत हो सकती है। पदानुक्रम स्थापित करना और गठबंधनों को पोषित करना। उसके सामाजिक जीवन के बारीक विवरणों के लिए राजनीतिक कौशल की आवश्यकता होती है। अपने शरीर की रक्षा के लिए होमो इरेक्टस पौधों, खालों और छाल से बने कपड़े पहनते हैं। हालांकि इसके साथ अपनी समस्याएं भी हैं। परजीवियों को एक नया घर मिल गया है। पतली, दिखाई देने वाली त्वचा से ढका शरीर रक्तचूसकों के लिए आसान और आकर्षक शिकार होता है। वे अब शिकारियों से नहीं डरते,
बल्कि अब एक और दुश्मन उनका पीछा कर रहा है, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा निर्दयी। दुनिया अभी भी अस्पष्टीकृत घटनाओं से भरी है। होमो इरेक्टस का जिज्ञासु मन अपने आसपास के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। सबसे महान रहस्यों में से एक का खुलासा होने वाला है। यहाँ गया है। यह जंगली जानवर कभी-कभी सूखे मौसम में जान लेने के लिए प्रकट होता है। यह एक विशाल प्राणी है। उन्हें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। वे हार जाते हैं। वे जो कुछ भी बचा सकते हैं, बचाते हैं। कुछ ही घंटों में आग ने उनकी दुनिया को तबाह कर दिया। उनका शिविर धुएं में बदल गया और झुंड परिदृश्य छोड़कर चले गए। हालांकि होमो इरेक्टस एक खोज करने वाला है। वह तेज गंध क्या है? ये मुंह में पानी लाने वाली गंधे क्या हैं? एक जानवर आग में फंस गया है। उसका मांस अभी भी अच्छा है और उसका स्वाद लाजवाब है। शायद इसी तरह होमो इरेक्टस ने आग के इस अद्भुत गुण, भोजन पकाने की खोज की। स्वाद के साथ साथ वे जल्द ही यह भी देखेंगे कि मांस चबाने और पचाने में आसान है। उन भयानक जड़ों का क्या? पकने पर वे स्वादिष्ट होती हैं। इन्हें पचाने के लिए 16 गुना कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक अद्भुत खोज। पका हुआ भोजन हमारे जबड़े की मांसपेशियों के आकार को कम करने और हमारे दिमाग को विकसित करने में मदद करेगा। हम हल्के कदमों से चलेंगे और स्पष्ट सोचेंगे। हमारा मस्तिष्क उच्च शक्ति वाली मशीनें बन जाएगा जो संगति, निर्मित विचार और नई भावनाओं को उत्पन्न करने में सक्षम होंगी। संभवतः इसी समय सौंदर्यबोध का विकास हुआ होगा। आकृतियों और रोशनी ने नई संवेदनाएं उत्पन्न की। हम दुनिया की सुंदरता से प्रभावित हुए। वे सभी उस स्वादिष्ट भोजन के बारे में सपने देख रहे हैं, लेकिन उनमें मुख्य घटक, आग, का अभाव है। काश वे उसे प्राप्त करना जानते। वह छोटा और अकेला दिखता है। शायद वे उसे पकड़ सकें। एक और समूह। उन्होंने उस जानवर को पकड़ लिया है। तकनीक। इस नई दुनिया में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। वे इसे प्राप्त करने के लिए लड़ने को तैयार हैं। वे लड़ सकते थे, लेकिन युवा मुखिया का विचार अलग है। उसका कबीला आग पर नियंत्रण करना जानता है। दूसरे के पास खाल और अन्य सामान बनाने का ज्यादा कौशल है। इस काल में व्यापार के पहले उदाहरण देखे गए। वस्तुओं के माध्यम से उनके साथ चलने वाली तकनीकें कबीलों के बीच पहुंचती हैं। मानवता के लिए एक नया युग, ज्ञान का आदान प्रदान। परंपराओं और भाषा के कारण ज्ञान संचित होता है और कौशल का प्रसार विशाल दूरी तक तेजी से होता है। अब से सब कुछ बहुत तेजी से चलेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि आग का इस्तेमाल अचानक और पूरी दुनिया में इतना व्यापक हो गया। युवा सरदार इस महिला की ओर आकर्षित होता है। उसका चेहरा उसके अंदर कुछ हलचल पैदा करता है। हमारे इतिहास के इस मोड़ पर पहले सच्चे जोड़े दिखाई देने लगते हैं। अकेले अंतरंग पलों का चयन, चाहत और तलाश। अब यौन संबंधों में सौंदर्य शास्त्र की भूमिका होती है। शरीर उत्तेजना पैदा करने के लिए रंगों, शैलियों और सजावट से आच्छादित होते हैं। कामुकता लोगों को एक साथ लाती है, लेकिन कुछ और भी हो रहा है। बंधनों की एक कहानी जो बनती है, बढ़ती है और टिकती है। प्रेम की कहानी आज भी सुनाई जा रही है। आग के पालतू होने ने पहले मनुष्यों के जीवन को बदल दिया और उन्हें गर्मी और कीड़ों व शिकारियों से सुरक्षा प्रदान की। इसने उनकी बीमारियों को ठीक किया, अंधकार को दूर किया, उनके भालों की नोक को तेज किया और उन्हें मजबूत बनाया। हालांकि सबसे बड़ी प्रगति वाणी के क्षेत्र में हुई। हमारे बाएं मस्तिष्क के विकास और गले, स्वरयंत्र में हुए एक छोटे से विकास के कारण हमारी वाणी इतनी सुस्पष्ट हो गई कि हम अतीत को याद कर सकते थे,
भविष्य के बारे में बात कर सकते थे और कहानियां सुना सकते थे। कल्पना कीजिए, वह बूढ़ी औरत एक कहानीकार है। हम कौन हैं? हम कहाँ से हैं? वह इन लोगों और उनके कारनामों की कहानी सुनाती है। ये कहानियां उनके जीवन को अर्थ देती हैं। शायद यही हमें इंसान बनाती है। पहला मनुष्य वह है जो अपनी कहानी कह सकता है। होमो इरेक्टस पृथ्वी पर आबाद होते रहेंगे। अपने कौशल से वे हर जलवायु के अनुकूल ढल जाएंगे। विभिन्न आबादियां आनुवंशिक रूप से अलग होने लगती हैं और नए प्रकार के मनुष्य को जन्म देती हैं। सुदूर चीन में होमो इरेक्टस बीजिंग मानव एक विशालकाय व्यक्ति बन जाएगा। इंडोनेशिया में सोलो मानव। फ्लोरेस द्वीप के किनारे 1 मीटर से ज्यादा लंबा नहीं, एक छोटा मनुष्य। मध्य एशिया में वह डेनिसोवा मानव है। यूरोप की ठंड में होमो इरेक्टस निएंडरथल बन गया है। एक विशालकाय, भारी भरकम और अविश्वसनीय ताकत वाला इंसान। वह अत्यधिक ठंड सहन कर सकता है। उसकी त्वचा हल्की धूप को बेहतर ढंग से सोखने के लिए गोरी हो जाती है। उसकी आंखें और बाल हल्के हो जाते हैं। अफ्रीका में वह होमो सेपियंस बन जाता है और उसके जरिए ही सबसे बड़े बदलाव होंगे। प्राचीन विश्व में मनुष्यों की कम से कम 6 प्रजातियां निवास करती हैं। प्रत्येक प्रजाति अपने परिवेश के अनुसार विकसित होती है और अपनी संस्कृति का निर्माण करती है। हालांकि यह बहुआयामी मानवता ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। होमो सेपियंस जल्द ही इन सब की जगह ले लेंगे। लगभग 1 लाख साल पहले होमो सेपियंस ने मानव जगत को उलट-पुलट कर दिया। उन्होंने अधिक जटिल समाजों का आविष्कार किया और हर क्षेत्र में अधिक आविष्कारशील साबित हुए। वे कला, कौशल, विश्वास, जादू, लेखन, चिकित्सा और विज्ञान का आविष्कार कैसे करेंगे? उनकी असाधारण कल्पनाशीलता निश्चित रूप से मदद करती है, लेकिन उनके पूर्वजों द्वारा संचित ज्ञान भी इसमें सहायक है। पिएरोला, टोमाई, सेडिबा और होमो इरेक्टस। उन्होंने हमें लाखों वर्षों के विकास की विरासत छोड़ी है, जो जीने की ललक और सीखने की तीव्र इच्छा से उपजी है। युगों-युगों से चले आ रहे इस ज्ञान के साथ, इस महान स्वप्नद्रष्टा ने आज के लोगों की विविधता को जन्म दिया। 1 लाख साल पहले होमो सेपियंस अपने पूर्वजों की तरह ही दुनिया को जीतने के लिए निकले थे। उन्होंने अफ्रीका छोड़ा और पूरी दुनिया में फैल गए। उन्होंने नौवहन में, समुद्रों और विशाल हिमनदों के विस्तार में महारत हासिल की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, बेरिंग जलमरूमध्य के पार अमेरिका की यात्रा की और जल्द ही पूरे ग्रह पर बस गए। वे कभी-कभी उन लोगों के साथ घुल-मिल जाते थे जो पहले जा चुके थे, लेकिन जहां भी वे गए, मनुष्य की अन्य प्रजातियां लुप्त हो गईं। जलवायु और स्थान के अनुसार उनका रूप बदलता रहा। उनकी त्वचा, उनके बाल, उनकी आंखों का आकार। उनसे अनेक प्रकार के लोग उत्पन्न हुए, सभी अलग-अलग दिखते थे, लेकिन गहराई में उनके जीन एक जैसे थे। लाखों वर्षों के विकास के माध्यम से जीन विकसित हुए। वे आज पृथ्वी पर संपूर्ण मानव जाति के जनक हैं। वे पृथ्वी पर एकमात्र मानव हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति लाखों आग की तरह चमकती है।